नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज बात करेंगे हम सूर्य ग्रहण की। इस साल होली के समय 14 मार्च को पहला चंद्र ग्रहण लगा था। हालांकि इसका असर हिंदुस्तान पर नहीं था, लेकिन सनातन को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो दुनिया भर में करोड़ों लोग रहते हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण का महत्व था। और हमने बताया था कि जो दुनिया भर में लोग रहते हैं हिंदुस्तान के बाहर, उन्हें चंद्र ग्रहण पर क्या करना चाहिए। और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, जो 29 मार्च को यानी आज के 5 दिन बाद लगने वाला। कहते हैं कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो पूरी धरती पर अंधेरा छा जाता है। कब ये सूर्य ग्रहण लगेगा और सूर्य ग्रहण पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके क्या मायने हैं स्पेस पर भी और धरती पर भी, इसके लिए हम जानेंगे। हमारे साथ वाराणसी के प्रोफेसर विनय पांडे जी जुड़े हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण के क्या मायने हैं और सूर्य ग्रहण के वक्त आपको क्या करना चाहिए, सूर्य ग्रहण में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण को लेकर कहा जाता है कि दुर्लभ नज़ारे आपको 29 मार्च को दिखेंगे और इसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है। इन सब को लेकर हम आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर चर्चा करेंगे प्रोफेसर विनय पांडे जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, कि आपने अपना समय दिया। और इसके पहले भी आपने हमें समय दिया था जब चंद्र ग्रहण की बात हो रही थी पूरी दुनिया भर में। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने समय दिया और इंडिया न्यूज पर आए। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा यही कि जैसे 14 मार्च को चंद्र ग्रहण था और अब समय हम लोग जब बात कर रहे थे तो ये हुआ कि चंद्र ग्रहण का असर हिंदुस्तान पर नहीं होगा। जो हिंदुस्तान के बाहर हैं, दुनिया के दूसरे देशों में, जो एशिया के बाहर हैं, उन पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन अब बात हम सूर्य ग्रहण की कर रहे हैं जो 29 मार्च को लगने वाला। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लगने वाला हो, कितने बजकर कितने मिनट पर लगेगा और उसका क्या असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न। जिस तरह से होली के पहले, ठीक होली के एक दिन पहले चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वैसे ही यह सूर्य ग्रहण की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। और ठीक वैसी ही स्थिति इस बार भी है। जिस प्रकार से पिछला जो चंद्र ग्रहण था वो भारत में दृश्य नहीं था, भारत के लिए नहीं था, वैसे ही यह सूर्य ग्रहण भी इस बार भारत के लिए नहीं है। भारत में यह दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई प्रभाव भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है, उस धर्मशास्त्रीय व्यवस्था में ग्रहण जहां दिखते हैं वहीं उनका फल भी होता है। तो ये जो सूर्य ग्रहण दिखाई लगने वाला है 29 मार्च 2025 को, वो चूंकि भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका प्रभाव भी नहीं रहेगा। हाँ, यह इसका जो क्षेत्र है वो खास करके यूरोप में दिखेगा। पूरे यूरोप में, लगभग एशिया का जो उत्तरी भाग है उन भागों में आप इन ग्रहणों को देख सकते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में देख सकते हैं, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा, और अटलांटिक महासागर के कुछ देशों में दिखाई देगा, और आर्कटिक क्षेत्रों में भी कुछ दिखाई देगा। तो ये ग्रहण जहां पर है वहीं पर इनका प्रभाव पड़ने वाला है। जहां पर यह ग्रहण दृश्य नहीं हो रहा है वहां पर किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ फल नहीं होगा। यानी कि वह सिर्फ एक खगोलीय घटना मात्र होगी, वो भी यहाँ के लिए नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में किसी भी शुभता या अशुभता का विचार न करें। हाँ, जो लोग यूरोप, एशिया और पश्चिमी अफ्रीका, जहां पर यह ग्रहण दृश्य हो रहा है, उन क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए यह जो ग्रहण है वो, अगर इसके पहले चंद्र ग्रहण वहां दिखा है और फिर उन्हीं स्थानों पर ये सूर्य ग्रहण दिख रहा है, तो उन क्षेत्रों के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि एक ग्रहण के बाद दूसरा ग्रहण अगर 15 दिनों के अंदर ही आता है, एक पक्ष के अंदर आता है, तो उसका उस क्षेत्र पर बहुत ही दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है। अर्थात प्राकृतिक घटनाएं बढ़ती हैं, प्राकृतिक उपद्रव होते इसकी हैं, टाइमिंग क्या है, राजसत्ता इसकी में भी टाइमिंग क्या असंतोष है सर, होता है। इसकी जो टाइमिंग है सूर्य ग्रहण की वो क्या होगी और भारतीय समय अनुसार क्या होगा और जो यूरोप का समय उसके अनुसार क्या होगा। इस समय इसका समय क्या है सूर्य ग्रहण का। देखिए, ये भारतीय समयानुसार, जो भारत का मानक समय है, जो 82.5 अंश रेखांश पे निर्धारित होता है, उस भारतीय समयानुसार 2:21 पर इस ग्रहण का आरंभ होता है और शाम के 6:14 पर इस ग्रहण की परिसमाप्ति होगी। तो अपने अपने स्थान के समयों का यूरोपियन लोग हैं, जो एशिया के हमारे उत्तरी भाग में रहने वाले लोग हैं, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका वाले लोग हैं, अपना जो भारतीय समय से जो कन्वर्जन है, जो स्थानांतरण है, उस स्थानांतरण को देख करके और ज्ञात कर सकते हैं। ये भारतीय समयानुसार, फिर मैं एक बार बता दूं, भारतीय समयानुसार 2:21 पे अपराह्न इस ग्रहण का आरंभ होगा और 6:14 तक यह ग्रहण रहेगा। अगर उनके यहाँ इस काल में सूर्यास्त हो चुका है
तो भी उनके यहाँ इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर चंद्र ग्रहण दिन में और सूर्य ग्रहण रात्रि में लगता है, सूर्यास्त के बाद लगता है, तो उसका कोई फल नहीं होता। हाँ, अगर सूर्य ग्रहण दिन में और चंद्र ग्रहण रात्रि में लगता है, उसी का फल लेकिन होता है। तो भारतीय मानक समय को अगर आप परिवर्तित करके अपने स्थान पर ले जाते हैं और आपके यहाँ अगर दिन है, तो वहां उस चंद्र ग्रहण का सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जैसे अगर हिंदुस्तान में 2:20 पर हो रहा है, तो अगर आप यूके की बात करें तो वहाँ 6 साढ़े 6 घंटे का अंतर होता है, यानी लगभग 8 बजे के आसपास होगा, तो वहाँ रात्रि हो चुकी होगी। यूएस में भी जी। रात्रि हो चुकी होगी, तो यानी वहाँ जो रहने वाले हैं और जो सनातन को मानते हैं, उन पर इस सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ग्रहण जहाँ दिखाई देगा, वहीं पर उसका प्रभाव होगा। और खास करके सूर्य ग्रहण अगर रात्रि काल में होता है, तो वो भी निरर्थक होता है, उसका भी कोई प्रभाव नहीं होता है। हाँ, ग्रहण अगर दिन में होगा, तो उसका प्रभाव ज़रूर होगा। ज्योतिष क्या कहता है सर? ज्योतिष क्या कहता है कि जब चंद्रमा और जो है पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाते हैं, तो ये पूरी धरती पर अंधेरा छा जाता है और कुछ भाग में उजाला भी रह जाता, सब जगह अंधेरा नहीं छाता। तो इसके क्या अनुकूल और प्रतिकूल असर क्या पड़ते हैं? देखिए, ये जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी वही लक्षण होते हैं। हम जब ज्योतिष पढ़ाते हैं, जब सिद्धांत ज्योतिष की बात करते हैं, जहाँ ग्रहण की गणना की जाती है, वहां पर भी ये सूर्य ग्रहण का जो कारक है, वो चंद्रमा का बिंब ही है। अर्थात जब अमावस्या के दिन, अमावस्या को चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस्या के अंत काल में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है। तो अमावस्या की स्थिति क्या होती है? दरसा सूर्येंदु संगम, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति एक सिध में हो जाती है। तो इसका तात्पर्य है कि ऊपर सूर्य का बिंब है, उसके बीच में चंद्रमा आ जाता है और नीचे पृथ्वी होती है। तो जब पृथ्वी वाले लोग सूर्य को देखने का प्रयास करते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो उनके बीच में चंद्रमा का पिंड आ गया होता है। और जब चंद्रमा का पिंड अवरोधक के रूप में आ जाता है, तो सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो ये जो स्थिति होती है, वो ग्रहण की होती है। उस स्थिति को हम लोग ग्रहण की स्थिति कहते हैं, और वो हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण में एक चीज और होती है कि यह जो सूर्य ग्रहण है, वह अगर कोई चंद्रपिंड पे चला जाए, तो उसके लिए पृथ्वी का ग्रहण दिखेगा। यानी कि पिंड के भेद से यह वो इसका ये पृथ्वी पर इसका जो इसको पृथ्वी के ग्रहण के रूप में हम लोग लेके चल सकते हैं। तो ये स्थिति बन रही है। लेकिन जो खगोल शास्त्री हैं, खगोलविद हैं, वो ये कह रहे हैं कि आंशिक सूर्य ग्रहण है। तो आंशिक और पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या फर्क होता है, भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, जब सूर्य बिंब हमारा जो जितना बड़ा सूर्य बिंब है, सूर्य बिंब का अगर 1/4 या आधे से कम भाग अगर ग्रहणग्रस्त होता है, जैसे कि चंद्रमा पिंड अवरोधक बना, तो चंद्र पिंड के द्वारा अगर सूर्य पिंड का 1/4 भाग ग्रसित होता है, 1/4 भाग अदृश्य होता है, तो वो आंशिक कहा जाएगा। अगर आधा ग्रसित हो जाता है, आधा अदृश्य हो जाता है, तब वो उसको अर्ध चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब वो पूर्ण हो जाता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अर्थात पूरा बिंब जब ढक जाएगा, तो वैसे सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का बिंब छोटा होता है और सूर्य का बिंब बड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का बिंब बड़ा और चंद्रमा का बिंब छोटा होने के कारण जब चंद्रमा बीचों बीच में आ जाएगा, तो भी कंकड़ ग्रहण या वलय ग्रहण की स्थिति बनती है। यानी कि चारों तरफ उसके आभा मंडल दिखाई देगा और वो पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा। बिल्कुल। जो खगोलविद हैं वो कह रहे हैं कि ये शानदार आकाशीय घटना है और इसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जो आकाशीय घटना और खगोलविद उसका इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बहुत कुछ चीजें मिलेंगी, तो क्या ऐसा होने वाला है? निश्चित ही देखिए, हमारे यहाँ भी ज्योतिष शास्त्र में भी जब जितने भी ये ग्रहण होते हैं, उनमें हम लोग विशेष परीक्षण करते हैं, विशेष गणित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो खगोलीय घटना है, ये हमारे यहाँ इसका एक खगोलीय प्रभाव के साथ साथ एक आध्यात्मिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो एक अगर हम लोग खगोल शास्त्र की दृष्टि से बात जी। करें, अपने ज्योतिष के सिद्धांत की दृष्टि से बात करें, भारतीय खगोल विज्ञान की दृष्टि से बात करें, तो जो सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की जो स्थितियां होती हैं, जिन स्थितियों में चंद्रमा का बिंब सूर्य बिंब के प्रकाश का अवरोधक बनता है, तो वो किस एंगल पे आ रहा है, पीछे के जो ग्रहण हैं उनके अनुपात में इनकी स्थिति क्या बन रही है, उसका बिंबमान कितना घट रहा है, बढ़ रहा है, कितना अवरोध उत्पन्न कर रहा है, इन सब का हम लोग इन सब की गणना करते हैं। और जब आध्यात्मिक प्रभाव की बात करते हैं, तो सामान्य की अपेक्षा ये चंद्रमा और सूर्य का जो ग्रहण होता है, वो विशेष फलों को उत्पन्न करने वाला होता है। अर्थात इन कालों में विशेष फल उत्पन्न होते हैं। तो जो आध्यात्मिक दृष्टि वाले लोग हैं, वो इन कालों में जप तप होम दान इत्यादि का आश्रय लेते हैं। लेकिन जब खगोलीय गणना की बात करेंगे, तो खगोलीय दृष्टि से यह एक विशेष स्थिति उत्पन्न करता है।
सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जैसे चंद्र ग्रहण पे आपने बताया था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बाहर ना निकलें। अगर आपने उसमें टोटका भी किया जाता है कि भाई गंगा जल में आप तुलसी पत्ती का डाल दीजिए और उसको जब घर से बाहर निकलिए तो मुंह में रख लीजिए या गंगा जल का देखिए पान कर लीजिए। तो सूर्य ग्रहण में देखिए क्या पिछली विधि बार होती है, पिछले आपको बार भी क्या हम करना चाहिए? क्योंकि लगभग 15 लाख लोग ऐसे थे ठीक है। जो महाकुंभ में आए थे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। यानी जो बाहर हैं वो 15-20 लाख लोग तो आए थे। अगर उनके एक परिवार में 5 लोगों को अगर मान लीजिए तो लगभग 1 करोड़ की 75 लाख की आबादी हो जाती है। तो जो सीधे सनातन को मानते हैं वो बाहर हैं, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे, क्या कहेंगे कि सूर्य ग्रहण के समय उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए सूर्य ग्रहण की कृत्य और अकृत्य की बात करते हैं, वर्ज्य की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कृत्य की बात करते हैं। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो आराधना का काल होता है, विशेष आध्यात्मिक प्रभाव को उत्पन्न करता है, इसलिए विशेष दैवीय प्रभाव को प्राप्त करने का काल होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को सूर्य ग्रहण काल में तीन ही कृत्य हैं उसके: जप, तप, होम और दान। स्नान, जप, तप, होम और दान। तो सबसे पहला जो कार्य है वो स्नान का है, अर्थात ग्रहण का जब आरंभ हो तब स्पर्श स्नान, मध्य स्नान और मोक्ष स्नान, त्रिविध स्नान होते हैं। अर्थात जब ग्रहण का आरंभ हो उस समय आप स्नान करें, मध्य में स्नान करें और मोक्ष हो जाए उसके बाद स्नान करें। बीच में क्या करें? बीच में हमें जप करना चाहिए, बैठ करके ध्यान करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अन्य दिनों में आप एक माला करते हैं और तो उसका जो फल होगा, जब हम एक नाम का उच्चारण कर लेंगे ग्रहण काल में तो उसका अनंत फल होगा। अर्थात एक माला जप अगर ग्रहण काल में करते हैं तो हजारों लाखों माले जप का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो जप करना चाहिए, हमें बैठ करके अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए। पिछली बार भी हमने आपसे चर्चा की थी कि लेकिन इस आराधना के क्रम में आपके घरों में या किसी मंदिर में कोई देवी विग्रह स्थापित है, किसी भगवान की अगर प्रतिमा स्थापित है, तो उस प्रतिमाओं का स्पर्श वर्जित है, उन प्रतिमाओं का स्पर्श न करें। अर्थात ग्रहण लगने के पूर्व ही उन प्रतिमाओं का पूजन, भोग राग इत्यादि करके उनका पटबंध कर दें और बाहर बैठ करके उनके मंत्रों का जप करें। जो हमारे बीज मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं या तांत्रिक मंत्र हैं, उन मंत्रों का जप करें, भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें। और जब मोक्ष की स्थिति हो जाए, अर्थात जब ग्रहण से मुक्त हो जाए, तो पुनः स्नान करके गरीबों में जिन्हें आवश्यक है, सामाजिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, उनको में फल, वस्त्र, अन्न इत्यादि का वितरण करें। तो ये तीन कृत्य हैं: स्नान, जप, जो होम बात और आप कह दान। रहे हैं कि तीन स्नान, कृत्य होने जप, चाहिए। तप, होम, दान, ये तो लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं होता, जिनको ज्ञान नहीं होता, वो क्या करते हैं, ग्रहण के समय भी घर से बाहर घूमते रहते हैं, खाना भी खाते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग अज्ञानता में करते हैं और बहुत सारे लोग जानबूझ कर भी करते, कहते चलो कोई बात नहीं है, तो हिंदुस्तान में नहीं है तो बाहर यूरोप में आ रहा है। देखिए ये दो चीजें हैं। एक तो जो लोग नहीं करते हैं, देखिए फल तो इसका मिलना है, परोक्ष रूप में या प्रत्यक्ष माने स्वीकार करें तो भी सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ेंगी, अगर नहीं आप स्वीकार करें तो भी पड़ेंगी। तो जो लोग इसके फल को नहीं मानते हैं कि इनमें जब तब करने से कोई फल की वृद्धि होती है, उसमें उनकी कोई हानि नहीं है। हमने पहले ही बताया कि यह काल जो होता है विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय का काल होता है। तो जो लोग जप, तप, होम, दान इत्यादि नहीं करते हैं वो इस फल से वंचित रह जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई प्रत्यवाय लगेगा। हाँ, स्नान नहीं करने का प्रत्यवाय जरूर लगता है। अगर आप स्नान करेंगे तो पुण्य होगा, लेकिन अगर स्नान नहीं करेंगे तो पाप भी लगेगा। स्नान का तो विधान है, क्योंकि उस समय जो किरणें होती हैं हमारे वातावरण को दूषित कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें मोक्ष के बाद स्नान करना है। तो जो लोग बाहर घूमते रहते हैं वो घूम सकते हैं, बेशक उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। एक तो वो पुण्य से वर्जित होंगे, अगर वो घर में आकर के स्नान कर लेते हैं तो वो उस प्रत्यवाय से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, जिन राशियों के लिए ग्रहण अशुभ माना जाता है वो लोग अगर बाहर घूमते हैं तो उनके ऊपर उसका दुष्प्रभाव कुछ अधिक पड़ेगा। लेकिन जिन राशियों के लिए वो ग्रहण शुभ है तो उन कौन सी राशि वाले राशि है, लोग कौन सी राशि है जो सूर्य ग्रहण में उनके लिए ठीक नहीं है और कौन सी राशि जिनके लिए सूर्य ग्रहण अच्छा माना जाता है? नहीं, ये फिक्स नहीं है कि सूर्य ग्रहण अच्छा माना जाता है, यह इस पर निर्भर करता है कि सूर्य ग्रहण लग किस राशि पे रहा है। तो इस बार वाला जो सूर्य ग्रहण है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पे लग रहा है, और उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो मीन राशि का परिचय करता है, मीन राशि के क्षेत्र में आता है। तो ये जो ग्रहण है वो मीन राशि पे लग रहा है, इसलिए मीन राशि वालों के लिए ये ग्रहण बिल्कुल ही शुभ नहीं है, क्योंकि उनमें घात की स्थिति बन सकती है, प्रतिघात हो सकता है, उनके साथ घात हो सकता है। सतर्क रहें अपने कार्यों से। जो जिन राशि वालों की दूसरी राशि में मीन राशि पड़ेगी, अर्थात कुंभ राशि वालों की भी आर्थिक क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है।
मकर राशि वालों के लिए ग्रहण, राशि वालों इसके के साथ लिए ही यह जो कष्ट देने मेष वाला ग्रहण हैं, है। धनु हैं, वृश्चिक हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? मैं एक-एक राशियों की बात कर रहा हूँ, धनु राशियों के लिए अच्छा नहीं है। फिर जब आप वृश्चिक राशि की बात करेंगे, वो भी किसी प्रकार की पारिवारिक चिंताओं को बढ़ाने वाला है। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत ही सुख संपत्ति का दायक है। सिंह राशि की बात कन्या राशि की बात करें तो वो पत्नी कष्ट और स्त्रियों के लिए उसके पति के कष्ट का परिचायक है। सिंह राशि वालों के लिए कष्ट का परिचायक है और कर्क राशि वालों के लिए भी मान-सम्मान पे उनके ठेस पहुँच सकती है, उनकी प्रतिष्ठा दाँव पे लग सकती है। और ये जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण अच्छा है, सुख संपत्ति का दायक है। वृष राशि वालों के लिए भी यह लाभ का दायक है और मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण बिल्कुल ही शुभ नहीं है। तो इस तरह से जो जिन राशि वालों के लिए शुभ है, उन राशि वालों एक आखिरी सवाल सर कि जो लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उनके ऊपर हुँ। इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि हिंदुस्तान में तो सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा है और अगर कोई पहले होता था कि जब सूर्य ग्रहण होता था तो थाली के अंदर पानी रखकर उसमें देखा जाता था। तो क्या जो विदेशों में रह रहे हैं वो सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? देखिए, जिनको वैज्ञानिक परीक्षण करना है, वो बिल्कुल थाली में जल रख करके या थाली में तेल रख करके, क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। अभी आजकल वो चश्मे आ गए हैं या हम लोग वो एक्स-रे की कीट होती है, उससे देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो विकृत किरणें हमारी आँखों को प्रभावित ना कर दें। वो कट करके किरणें आती हैं, तो साक्षात रूप में उस सूर्य ग्रहण को ना देखें। और आध्यात्मिक दृष्टि की बात करें, तो जिन लोगों के लिए, जिन राशियों के लिए हमने अशुभ बताए हैं, वो किसी प्रकार से न देखें। लेकिन जिन राशि वालों के लिए अच्छा बताया गया है, उन राशि वाले लोग ऐसे देख सकते हैं, तेल में, पानी में या फिर स्पेशल जो सनग्लासेस होते हैं, उनसे देख सकते हैं। तो उनको उनके लिए वो अच्छा होगा और इसकी अगर जिन्होंने देख लिया, तो उसके लिए शांति क्या हिंदुस्तान के वो लोग जैसे ही उनकी दिनचर्या चल रही है, वैसे ही चलती रहेगी क्योंकि सूर्य ग्रहण तो हिंदुस्तान में सूर्य ग्रहण का असर है नहीं? तो बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है और बिल्कुल ही इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जो लोग सामान्य रूप में जैसे रह रहे हैं, जैसे खा पी रहे हैं, जैसी अपनी आराधना कर रहे हैं, वैसे करते रहें। इसमें कोई भी उनके कार्यक्रम में अवरोध नहीं उत्पन्न होने वाला है। उनकी दिनचर्या धार्मिक या खगोलीय या आध्यात्मिक रूप से कहीं से भी प्रभावित नहीं होने वाली है। इसीलिए इस तरह का कोई भी वो उसमें प्रत्यवाय नहीं है। वो सामान्य रूप से अपना जीवन यापन करते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे प्रोफ़ेसर विनय पांडे जो काशी महादेव की नगरी से जुड़े थे और आपने बताया कि सूर्य ग्रहण पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस राशि के लिए अच्छा है और किस राशि के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने बताया कि स्नान, जप, तप, ध्यान ये आपको करना है। सूर्य ग्रहण के समय आप मंदिर का पट बंद कर दिए और जो है बाहर बैठ के जप करिए, तप करिए, होम करिए, दान करिए, स्नान करिए। लेकिन हिंदुस्तान में इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तान में ये नहीं दिखेगा। जब कहते हैं कि जब सूर्य जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है और यूरोप में इसका असर दिखाई देगा क्योंकि 2:20 पर ये लगेगा और शाम को 6:14 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि हिंदुस्तान में सूर्य ग्रहण जो है वो नहीं दिखेगा। विदेशों में रहने वाले लोग अगर उन्हें कोई इस पे प्रयोग करना है, रिसर्च करना है तो थाली में पानी और तेल रखकर देख सकते हैं। लेकिन खगोल विधि जो है, खगोल शास्त्री हैं, उनको उस दिन का 29 मार्च का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि वो आकाशीय घटना का परीक्षण करेंगे। ये देखिए प्रोफेसर विनय पांडे थे जिन्होंने विस्तार से हमारे सवालों का जवाब दिया और सूर्य ग्रहण पर हमने विस्तृत चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।